मेरे बारे में लोग कुछ ज्यादा ही सोचते थे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल का, सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का और पूर्ण भूतकाल का। तो साथियों, मेरे बारे में लोग कुछ ज्यादा ही सोचते थे, मतलब सोचते थे पहले की बात। तो साथियों, ये है पूर्ण भूतकाल। चौथा विकल्प आपका यहां पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 2। मित्रों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, नित्य बहुवचन शब्द है आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो इनमें से नित्य बहुवचन शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में रहता है? मित्रों, इसका राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प। ये जो आप शब्द है ये नित्य बहुवचन में रहता है, अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य संयुक्त है साथियों? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। देखिए, कौन सा वाक्य संयुक्त है? आपका जो प्रथम वाक्य है, धन मिला किंतु धर्म चला गया, तो भाई साहब ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी उसने कहा कि देर मत करो, ये मिश्र वाक्य है। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, ये सरल वाक्य है। और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा, ये भी यहाँ पर मिश्र वाक्य है। क्यों? आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या है? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। तो कोई कहते हैं ना कि यार देखते ही उसने तो आंखें फेर ली, इसका मतलब क्या होता है? वो अपन से क्या हो गया? उदासीन हो गया साथियों। मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है इस तरीके से। तीसरा विकल्प आपका सही, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आता है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। देखिए मित्रों, पदबंध की यदि बात करें तो जो रेखांकित जो वाक्य होता है उसका अंतिम शब्द आपको देखना होता है। और यहाँ पर अंतिम शब्द क्या है? रावण। रावण क्या है? एक संज्ञा शब्द है, मतलब यहाँ पर संज्ञा पदबंध आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। मित्रों, अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा और किस्मतहारा। तो हारा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है साथियों? देखिए, लकड़हारा, लकड़ी प्लस हारा, किस्मतहारा, पालनहारा, लेकिन पनिहारा कुछ ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए साथियों पनिहारा नहीं होता है, पनिहारी होती है वो। तो प्रथम विकल्प आपका सही है, इसमें हारा प्रत्यय गलत है साथियों प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं मित्रों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और शूलपाणी। देखिए, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? राइट आंसर बताइए मित्रों। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो अपन क्या सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसमें तो शूलपाणी भी यहाँ पर बहुव्रीहि है, चक्रधर भी बहुव्रीहि है, लेकिन त्रिफला ये भी शायद बहुव्रीहि हो सकता है, यथासंभव में तो भी भाव है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है? अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि यार इसमें 2 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है, तो सिर्फ एक विकल्प का चयन करना है, उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर किसी प्रश्न पर आप गोला नहीं भरते हो तो फिर उस पर यदि बोनस भी दिया जाए तो फिर वहां पर आपको बोनस नहीं मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है साथियों। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आपके दूसरा विकल्प भी सही है, आपके जो चौथा विकल्प है वो भी सही है साथियों। त्रिफला में बहुत सारे लोग हैं बहुव्रीहि समास बताते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि बहुव्रीहि समास हो। अगर और विकल्प आपके बहुव्रीहि वाले हैं तो वो सही माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। यह वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कौन सा वाक्य है साथियों? देखिए, भाववाच्य में तो नकारात्मकता का भाव होता है, तो तीसरा विकल्प गलत, चौथा कोई नहीं होगा ही नहीं। तो प्रथम और दूसरे विकल्प में से चयन करना है आपको।
अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें है साथियों कर्तृवाच्य। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपके 9वां क्वेश्चन आता है साथियों, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, और तिनके की ओट के पहाड़। तो साथियों देखिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इस भाव की अभिव्यक्ति अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब निजी स्वार्थ, मतलब जो अपना है उसको तो फायदा और जो सामने वाला है उसको नुकसान करना, ये होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो तीसरा विकल्प सही है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस वाक्य में कौन सा समास है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। देखिए, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। वह जो शब्द है इसमें आपसे सर्वनाम पूछा है, ये समास क्या, सॉरी समास नहीं सर्वनाम है। ये क्या है? ये सर्वनाम, ये इसमें सर्वनाम पूछा है। तो ये जो वह शब्द है इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो मित्रों देखिए, विपद जाल जो शब्द है इसमें है, इसका संधि विच्छेद होता है विपद प्लस जाल। आपका प्रथम विकल्प सही है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है साथियों प्रश्न नंबर 11 में प्रथम विकल्प। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखेंगे, तय शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी। तय एक शब्द है, तय तय करना, आप कहते हो ना तय कर लो, वो निश्चित। तो तय एक विदेशी शब्द है साथियों। कौन सा शब्द है? ये एक विदेशी भाषा का शब्द है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इसमें विशेषण है काली, पतलून, मदन और खेलने। तो साथियों देखिए, मदन तो क्या है? संज्ञा है। खेलना क्या है? क्रिया है। पतलून कोई विशेषता नहीं होती है, लेकिन ये जो काली शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। तो प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथ साथी, संगीत के साथी और बुरी संगति। तो साथियों कुसंग का मतलब होता है, कु मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा मतलब यहाँ पर बुरी संगति। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर पाना और व्याकरण का सही उपयोग। देखिए, लेखन कौशल से कौन सा संबंधित नहीं है? व्याकरण का सही उपयोग भी है इससे संबंधित। लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना ये भी इससे संबंधित है। विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप संगठित करना ये भी इससे संबंधित है। लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर पाना ये इससे संबंधित नहीं है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन, जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय विधि। तो साथियों इसको क्या कहा जाएगा कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा दी? व्याकरण भी साथ साथ में पढ़ा दी जो पाठ में आया है। तो साथियों यहाँ पर इसको कहा जाता है आपके इस प्रश्न में प्रथम विकल्प जो है भाषा संसर्ग विधि। तो प्रथम विकल्प सही है। भाषा संसर्ग विधि में क्या करते हैं? पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही व्याकरण का ज्ञान भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों, मानव भाषा की विशेषता नहीं है सृजनात्मकता, विस्थापन, मनमानापन और साम्यता। तो साथियों देखिए, राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 17 में, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साम्यता। अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, मानव भाषा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, साम्यता का मतलब क्या होता है? समानता। क्या सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं? सभी लोगों की जो भाषा है
उनमें पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है? नहीं पाई जाती है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 17 में। अगला, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, समय और ऊर्जा की बचत है, भाषा सीखने में सहायक है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो मित्रों, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो होता है, बताइए राइट आंसर इसका। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि इसका दूसरा विकल्प सही है, इसका तीसरा विकल्प सही है, पहला तो नहीं आ रहा होगा, चौथा भी शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मित्रों, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो होता है वो भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। हो सकता है आपके मन में दूसरा विकल्प आया हो, लेकिन साथियों प्रथम चॉइस यहाँ पर तीसरा विकल्प रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है विकल्प नंबर 2 से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ये 18वां क्वेश्चन है, इसमें तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 19 देखेंगे मित्रों, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण की शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 19 में। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान यहीं पर रखना है साथियों। प्रश्न नंबर 19 में आपका सही आंसर है मौन वाचन, तीसरा विकल्प। अर्थ ग्रहण में कुशलता लाने के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन है, नतमस्तक में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो साथियों ये क्वेश्चन रीड भर्ती में आया हुआ है और इसमें है कर्मधारय समास। हालांकि इसमें जो तीसरा विकल्प है वो बहुब्रीहि विकल्प में था, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया है साथियों। तो जो नतमस्तक शब्द है इसमें कर्मधारय समास है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 20 में, और इसमें बहुब्रीहि समास भी है साथियों, तो वो भी आ जाए इसकी जगह तो वो भी सही रहेगा। दोनों आ जाए तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। प्रश्न है 21 देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। समझो इस वाक्य को कि ये वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो बात सिर्फ वाक्य कि भाई ये कौन सा वाक्य है ये समझने वाली नहीं है। बात कितनी बड़ी है कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो साथियों ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? मिश्र वाक्य का। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। इकाई उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट, अरस्तु और ब्लूम। तो देखिए हर्बर्ट तो पाठ योजना के प्रतिपादक है, ब्लूम मूल्यांकन से संबंधित नाम चलता है, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है और मॉरिसन क्या है? इकाई उपागम के प्रवर्तक है। तो प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। 23वां क्वेश्चन है मित्रों, आपके 23वां क्वेश्चन आता है, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है, यह परंपरागत मापन से इतर बालक के सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं और यह स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है। तो मित्रों CCE क्यों आवश्यक है विद्यालय में? राइट आंसर बताइए। देखिए सही विकल्प का चयन करना है। हो सकता है दो विकल्प आपको सही लग रहे हो, ये विकल्प भी सही हो सकता है, ये विकल्प भी, लेकिन साथियों यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो ज़्यादा बेटर है। ये सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। आपके 24वां क्वेश्चन आता है साथियों, शिक्षा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दे देते हो तो वास्तव में आप टैलेंटेड हो भाई। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या इसका आंसर तो बताया नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा मौखिक परीक्षण। अब मौखिक परीक्षण किस आधार पर है ये भी आप देख लीजिए कि भाषा का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है। लैंग्वेज, अब भाषा का मतलब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मौखिक रूप से आपको भाषा अभिव्यक्त करना आना चाहिए। आपके अंदर चाहे कितने ही विचार भरे पड़े हो, लेकिन आप मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप भाषा के बारे में कितना जानते हो? तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 24। भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्रपटन विधि,
संवाद पठन विधि, नाटक पठन विधि और कविता पठन। तो देखो और पढ़ो, मतलब किसको देखोगे? चित्रों को। तो चित्र पठन विधि पर ये आधारित है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। अगला प्रश्न नंबर 26 देखेंगे है, किस शिक्षण प्रणाली के लिए यह कहा जाता है कि यह एक आवश्यक बुराई है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन विधि और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 26 का। सोचिए मत, प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए साथियों। मित्रों राइट आंसर इसका आता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को एक आवश्यक बुराई के रूप में जाना जाता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 देखेंगे मित्रों। आपके 27वां क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा ज्ञान कराना। तो मित्रों प्राथमिक स्तर की यदि बात करें तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, कि बालक शुद्ध उच्चारण कर सके, शुद्ध उच्चारण की क्षमता उनमें विकसित हो सके। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 27 में। अगला प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। का क्षेत्र नहीं है बुद्धि, उपलब्धि, विकास और रुचि। तो मित्रों मापन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? राइट आंसर देना है आपको। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए आपका। देखिए मापन में बुद्धि भी है, बुद्धि को माप सकते हो आप, उपलब्धि को माप सकते हो, रुचि को माप सकते हो, लेकिन विकास का मापन नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। वेरी गुड, तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ कहलाता है कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ और उपयोजन पाठ। तो पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला जो पाठ है उसको कहते हैं उपयोजन पाठ। क्या कहते हैं? उपयोजन पाठ। चौथा विकल्प आपका सही है 29 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 30। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? रेडियो, टेलीग्राम, आकाशवाणी, दूरदर्शन। देखिए रेडियो आपके श्रव्य उपकरण है, आकाशवाणी श्रव्य उपकरण है, लेकिन जो दूरदर्शन है ये एक दृश्य श्रव्य उपकरण है। इसलिए चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में।